हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। और बहुत ही खूब, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए हैं, कई स्टूडेंट्स ने आंसर भी किए हैं। तो कईयों के आंसर सही भी थे और कईयों के गलत भी थे। जैसे टिन वाला जो क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन दिया था एस एन यानी टिन के लिए कि अपन इस पे ऑफ पो रूल ना लगाए। अपन क्या बोला था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था कि ऑफ पो रूल अगर आप नहीं लगाते हो तो टिन कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो इधर देखिए, टिन कितने नंबर पे आता है? 50 नंबर पे। अपने को ऑफ पो रूल नहीं लगाना, मतलब एन प्लस एल का रूल लगाना ही नहीं था। तो अपन लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, क्योंकि इनको सीक्वेंस से नहीं जमाना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑफ पो रूल नहीं लगाना है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरूंगा? 2 2 6 2 6 10 2 6 10। काउंट करो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 28 30 6 36 10 46 और बच गए कितने? 4f में 4 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से में भरा गया था? f सब सेल में। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा f ब्लॉक। यानी अपन f ब्लॉक एलिमेंट का बताएंगे Sn को, यदि ऑफ पो का रूल नहीं लगाया जाए। अदरवाइज आपको पता ही है p ब्लॉक का एलिमेंट है 50 एटॉमिक नंबर है इसका। अब कंटिन्यू करते ही, ये तो क्वेश्चन की बात हुई। जिसका भी आंसर गलत था करेक्शन कर लेना। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आपको ऑफ पो का रूल नहीं लगाना था, सीधा ही भरना था इलेक्ट्रॉन को। अब इधर देखिए, एक क्वेश्चन था जिसमें बोला गया था कि पीरियोडिक टेबल में 10 आवर्त हो तो कितने एलिमेंट अपन भर सकते हैं। तो अपन देख लेते हैं इसका आंसर। आवर्त नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फॉर्मूला बताया था कल, 2 कोष्टक n प्लस 1/2 का स्क्वायर। यदि आवर्त की संख्या कितनी हो? विषम हो, ओड हो। यदि सम हो तो 2 कोष्टक n/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर संख्या कैसी हो? सम हो। तो इनके आंसर कर लेते हैं। पहले के लिए आपका आंसर कितना आएगा? 2 ब्रैकेट 1 प्लस 1/2 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, n की वैल्यू में 2 रखता हूं तो 2 ब्रैकेट 2/2 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। 2/2 1 1 प्लस 1 2 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 2 8। अगर मैं 3 रखता हूं तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट 3 प्लस 1/2 4/2 अपॉन 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। फोर्थ की बात करूंगा तो हो जाएगा 2 4/2 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिफ्थ की बात करते हैं तो 2 ब्रैकेट 5 प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। सिक्स्थ की बात करें तो 2 ब्रैकेट 6/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 32। सेवन्थ की बात करते हैं तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट 7 प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32। एट्थ की बात करें तो 2 ब्रैकेट 8/2 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8/2 इक्वल टू 4 प्लस 1 5 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 इक्वल टू 50। नाइन्थ में भी कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट 9 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50।
टेंथ की बात करें तो 2 ब्रैकेट 10/2 + 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर 36 72। तो इन सभी को अपन जोड़ेंगे तो अपने पास देखना कितना आएगा 2 8 8 18 18 32 32 50 50 72। तो इनको ऐड करिए 8 2 10 18 18 इंटू और 8 26 26 और 8 34 34 और 2 36 38 और ये कितना हो गया 40 मतलब 0। पावर कितनी चलेगी 4। इधर देखिए 4 5 6 3 9 12 17 17 और 5 22 22 और 7 29। आंसर था 290 एलिमेंट। ये लो एलिमेंट के नंबर आ गए, यानी 10th पीरियड तक अपने पास टोटल एलिमेंट के नंबर कितने हो जाएंगे 290। इसलिए मैंने कल का फॉर्मूला आपको बताया था। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। कल पीरियोडिक टेबल बनाई थी, अब पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट जो है वो किस प्रकार है उसको देखते हैं। तो आज का टॉपिक वही है, सेम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इट्स लॉन्ग फॉर्म। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसका दीर्घ रूप। अब देखिए अपन जब पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो यहां पर हाइड्रोजन था तो 1s था, इस तरफ हीलियम था तो 2s था। यहां पर अपन देख रहे थे 3s था, इधर भी एक सेकेंड हाइड्रोजन हीलियम था, हाँ हाइड्रोजन यहाँ था वापस 1s, यहाँ था 2s, यहाँ 3s 4s 5s 6s और 7s इस प्रकार थे। और आप देख सकते थे कि यहाँ पर जो 4th पीरियड था इसमें चलते 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 3D वाले एलिमेंट आ गए थे, 3D सीरीज वाले। उसके बाद में वापस क्या आ गया था 4p वाले एलिमेंट आ जाते हैं। उसके बाद में 5 के बाद में यहाँ पर 4D एलिमेंट होते हैं और वापस यहाँ पर 5p के एलिमेंट आ जाते हैं। 6 के अंदर यहाँ पर पहले 4f के एलिमेंट आते हैं, उसके बाद में 5d के एलिमेंट आते हैं और यहाँ पर 6p के एलिमेंट आते हैं। 7th पीरियड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर 5f के एलिमेंट आते हैं और यहाँ पर 6d के एलिमेंट थे और यहाँ पर वापस 7p के एलिमेंट थे। इस प्रकार कुछ अपने पीरियड थे। और 3rd पीरियड के अंदर यहाँ पर था 3p के थे, यहाँ पर था 2p था और यहाँ पर 1s ही चल रहा था। तो इधर देखिए अपन ने जो n+l का रूल पढ़ा था सेम उसी टाइप से देखो अपनी पूरी पीरियोडिक टेबल अरेंज है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। यानी पूरी पीरियोडिक टेबल ऑफ रूल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, n+l के रूल के अकॉर्डिंग है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अपने पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट का है, तो आप देख सकते हो। और अपने जो n+l का रूल पढ़ा था उसमें मैंने फॉर्मूला बताया था, उससे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखना कैसे, तो अपन देखते हैं। अपना n+l का रूल का फॉर्मूला था, यहाँ पर मैंने एक इनर्ट गैस लिखी थी और
ट्रिक बताई थी कि पहले n-2 करेंगे, फिर n-1 करेंगे, फिर n और फिर n। यहां पर अपन ने लिखा था f, यहां पर लिखा था d, यहां पर p और यहां पर s, इस प्रकार अपन ने लिखे थे। तो अब देखिए इस फॉर्मूले में भी आप वैल्यू रखते हो तो आपका आंसर आ जाता है। जैसे मैं पहला पीरियड लूं तो पहले पीरियड में ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा, सिर्फ 1s बचेगा, 1p होता नहीं है, 1 ये माइनस 1 में से 1 0d होता नहीं है, और 1 - 2 मतलब -1f भी नहीं होता है। फिर मैं पीरियड सेकंड की वैल्यू रखूंगा 2, तो f भी नहीं आएगा, d भी नहीं आएगा, कितना आएगा 2 लिखूंगा यदि मैं पीरियड की, तो 2s और 2p बचेगा। तो आप देख सकते हो 2s और 2p है। इसी फॉर्मूले में मैं यदि पीरियड की वैल्यू n की वैल्यू 3 रखूंगा, तो 3 रखूंगा तो देखना यहाँ पर कितना आ जाएगा 3s और 3p, तो आप देखिए 3s और 3p आएगा। इसमें 4 रखूंगा वैल्यू तो आएगा 4s, 3d और 4p। ऐसे कंटिन्यू वैल्यू रखूंगा तो सेम इसी प्रकार से आपका आंसर आएगा। तो आप इस फॉर्मूले से भी बता सकते हो कि पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट किस टाइप से है। अब देखिए यहां से ये मैंने क्यों बताया, तो इसका देखा कंक्लूजन क्या है। तो अपन अब पढ़ेंगे पीरियड को, मैं पीरियड की बात कर रहा हूं इसी कंक्लूजन से। इसी कंक्लूजन से करेंगे, पीरियड की बात करेंगे, पीरियड की बात करेंगे। हेलो, चलो अब बात करते हैं पीरियड की। तो पीरियड की बात करके चलेंगे। तो इधर देखिए यहां पर पूछा जाता है कौन से पीरियड में कौन सी डी सीरीज है, कौन सी एफ सीरीज है। तो मेरे पास पीरियड कितने हैं, 7th 1 2 3 4 5 6 और 7th पीरियड। देखना फर्स्ट जो पीरियड है तो एन की वैल्यू भी सेम होगी, 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो एन की वैल्यू है किसको दिखाती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद में यहीं से ये पूछा जाता है कि कौन सी सीरीज में कौन सा उपकोष है, कौन सी सीरीज में कौन सा उपकोष है। तो पहली के अंदर अभी अपन ने देखा था कितना था 1s, दूसरी में क्या था 2s और 2p, 3 वाली में कौन सा था 3s और 3p, 4 वाली में क्या था 4s 3d और 4p, 5 वाली में क्या था 5s 4d और 5p, 6 वाली में क्या था 6s 4f 5d और 6p, 7th में क्या है 7s 5f 6d और 7p। इस प्रकार पूछा जा सकता है कि कौन से आवर्त में कौन सा उपकोष भरा गया है। तो आप देख सकते हो पहले वाले में आवर्त में केवल 1s है जहां पर हाइड्रोजन और हीलियम है, फिर 2s और 2p है, फिर 3s 3p है, फिर 4s 3d और 4p है, 5s 4d 5p है। इसको याद नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था उस फॉर्मूले में रख लेना आप। यहां इनर्ट गैस तो है ही, फिर n-2 f n-1 d ns और np, यहां से आप निकाल सकते हो, सारा ऐसा का ऐसा ही आएगा। तो ये भी आपको ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कौन से में कौन सा भरा जाता है। तो अपने को ये इतना सारा याद नहीं करके एक फॉर्मूले में वैल्यू रख के अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आवर्त की हुई बात। आवर्त के टोटल नंबर कितने हैं, 7 आवर्त है। कितने आवर्त है, 7 आवर्त है। आवर्त की संख्या क्या दिखाती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और आवर्त में कौन कौन सा कक्षक भरा गया है, उपकोष भरा गया है, तो उनकी संख्या इस प्रकार है। अब देखिए यहां से एक प्रश्न बनता है और प्रश्न इस प्रकार है कि अपन ने जो कल फॉर्मूला पढ़ा था उस फॉर्मूले से 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी। तो 5वें आवर्त का मतलब क्या होगा, विषम संख्या है। तो अपन लिखेंगे 2 ब्रैकेट 5 + 1/2 का स्क्वायर, कितना आएगा 3 का स्क्वायर, 9 × 2 18,
तो ये बोल रहा है कि आप ये कैसे प्रूफ करेंगे कि पांचवें आवर्त में तत्वों की संख्या 18 है। इसका क्या प्रूफ है? पांचवें आवर्त में 18 ही तत्व क्यों हैं? तो इधर देखिए, पांचवें आवर्त में क्या क्या है? 5s, 4d और 5p। क्या क्या है? 5s, 4d और 5p है। क्या क्या है? 5s, 4d और 5p है। तो इधर देखिए, s कितने कक्षक होते हैं? 1। d कितने कक्षक होते हैं? 5। p कितने कक्षक होते हैं? 3। अब मुझे बताइए, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, इसको गोट लेना, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। अधिकतम इलेक्ट्रॉन किसमें? कक्षक में। ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर एक में यदि 2 भरे जाएंगे तो मुझे बताइए टोटल जो पीरियड है, पांचवा जो पीरियड है, इसके अंदर टोटल कक्षक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए? 9 कक्षक हो गए। एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने? 2। तो 9 में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। इसलिए कितने तत्व होते हैं? 18 तत्व होते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सातवें आवर्त में 32 ही क्यों है, छठवें आवर्त में 32 ही क्यों है, चौथे आवर्त में 18 ही तत्व क्यों है। कोई सा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि पहले आवर्त में 2 ही क्यों है, दूसरे में 8 ही क्यों है, तीसरे में 8 ही तत्व क्यों है। तो अपन कक्षकों की संख्या से आंसर कर सकते हैं और उसके लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड है। अब पता चल चुका होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो फॉर्मूला था वो मैंने क्यों बताया, क्योंकि एक फॉर्मूले से अपन इतने सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलो इसको क्वेश्चन को आप नोट कर लेना कि कौन से आवर्त में इतने तत्व ही क्यों है और किस प्रकार अपन निकालेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अभी तक अपन ने बात की थी आवर्त की। अब हल्की सी बात करते हैं ग्रुप की, जहां कल भी बातें की थी। और ग्रुप की बात करें तो ग्रुप की संख्या कितनी है? 18 है। नाम कल लिखना बताया था, फर्स्ट ए सेकंड ए कैसे लिखना है। दूसरा नाम क्या है? फैमिली है, या फिर मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के अनुसार क्या है? सीरीज। जो ग्रुप है इसमें 2 पॉइंट बताने के लिए मैं बहुत बता रहा हूं कि हम ये एक लाइन लिखी हुई है कि समान बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या थी, उन तत्वों को एक ही ग्रुप में रखा था, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह ये फेल होता है। जैसे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कि समान होना चाहिए, तो आप देखते हो हीलियम और उसके नीचे आता है नियोन। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, जबकि नियोन का क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6। तो आप देखिए यहां पर 1s2 है, जबकि यहां पर क्या है? 2p6 है। तो ये दोनों सिमिलर नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है हमेशा। यदि ऑप्शन में आ जाए कि ऑलवेज सेम होता है तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। क्या होगा आंसर? नहीं, क्योंकि ऑलवेज सेम नहीं होता है। या फिर अपन ने जो एक्सेप्शन बहुत सारे पढ़े थे, जैसे निकल के नीचे पैलिडियम था और पैलिडियम के नीचे प्लेटिनम था, तो इन तीनों का भी सिमिलर नहीं है। तो इस प्रकार ध्यान रखना, एक ग्रुप में हमेशा सिमिलर नहीं होता है। हाँ, सिमिलर होता है लेकिन हमेशा नहीं होता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की और उसके बाद में वापस कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, पीरियोडिक टेबल में कुल तत्वों की संख्या
वो है 118। प्राकृतिक तत्वों की संख्या बताया था 94, किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद बात करते हैं गैसीय तत्वों की। सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो नए तत्व आए उनको ऐड अभी तक नहीं किया, मतलब डेटा चेंज नहीं किया एनसीईआरटी ने। तो ध्यान रखना, लगभग 11 ध्यान रखने आपको कौन कौन से हैं। तो आप देखिए, 6 तो आपकी अक्रिय गैस प्लस क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 और 6 11। उसके बाद में द्रवित तत्वों का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। एक तो बताया था फ्रेंसियम, एक ब्रोमीन ध्यान रखना है, और एक पारा इंपॉर्टेंट, जिसको आप और क्या बोलते हो? मरकरी, प्रतीक Hg, या लैटिन नाम पूछे तो हाइग्रेंसियम। हाइग्रेंसियम बाकी जो भी बच गए, लगभग 78% जो तत्व है वो कैसे हैं? ठोस है। 78% तत्व कैसे हैं? ठोस तत्व हैं। ये पूछ ले कि आदर्श धातुएं, आदर्श गैसों की बात नहीं कर रहा, तत्वों की बात नहीं करता, आदर्श धातुओं की बात कर रहा हूं, यानी नोबेल मेटल कौन सी है, यानी कि जो बहुत कम रिएक्टिव मेटल्स हैं उनकी बात कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है सिल्वर, गोल्ड Au, सिल्वर Ag और प्लेटिनम, इनको आदर्श धातुओं में रखा है क्योंकि ये कम क्रियाशील होती है। उसके साथ में आपको ध्यान रखना है कॉइनेज मेटल, ये इंपॉर्टेंट है। कॉइनेज मेटल, कॉइनेज मेटल होती है मुद्रा धातु, यानी करेंसी, जो पहले के राजा महाराजा थे उनके टाइम में जो सिक्के बनाए जाते थे जिसको मुद्रा बोली जाती थी, वो कॉइनेज मेटल कौन कौन सी होती है? तो आपको ध्यान रखना है Au प्लस Ag प्लस Cu, यानी सोना, चांदी और तांबा, इन तीनों को मिलाकर क्या बनाई जाती थी? मुद्रा बनाई जाती थी। तो इन तीन तत्वों का ध्यान रखना है, इनको बोला जाता है कॉइनेज मेटल। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्न, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रख के आप हमेशा याद रखना है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये हो गई कॉइनेज मेटल। अब बात करते हैं अपन ब्रिज एलिमेंट, यानी सेतु तत्व। तो ध्यान रखना, थर्ड पीरियड जो होता है, तीसरा आवर्त, उनके तत्वों को क्या बोला जाता है? सेतु तत्व। उसके साथ में आप पॉइंट ध्यान रखोगे, और वो है आपके विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध का क्या है कि जो दूसरे आवर्त के तत्व है, सेकंड आवर्त के तत्व है, उनके विकर्ण पर उपस्थित, उनके विकर्ण पर उपस्थित तीसरे आवर्त के तत्वों से समानता दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? समानता दर्शाते हैं। तो इनको बोला जाता है विकर्ण संबंध। जैसे ध्यान रखना कौन कौन सा बताओ? लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। यहां पर ध्यान रखना है
ये सोडियम लिखा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ में, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ में और बोरोन सिलिकॉन के साथ में, ये इतने एलिमेंट आपस में विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। इनको घोट लेना, इन पॉइंटों के ऊपर लिख लेना चाहिए MTR, मुझे तो रट लो। अब आते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको साफ करता हूं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट पे प्रतिनिधित्व तत्व या प्रतिनिधि तत्व, जिनको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो ध्यान रखना, S प्लस P ब्लॉक को मिलाकर क्या बोला जाता है? प्रतिनिधि तत्व। तो प्रतिनिधि तत्व कौन सा है? S प्लस P ब्लॉक। फिर यहां पर पूछा जाता है, कुछ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अधिकतम विद्युत तो ध्यान रखना है फ्लोरीन की, अधिकतम विद्युत धनी तत्व, तो आप ध्यान रखोगे सीजियम। उसके बाद में देखिए, अधिकतम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, तो आप ध्यान रखोगे क्लोरीन। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, जिसको अपन प्रूफ भी करेंगे जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे, विद प्रूफ बताया जाएगा ऐसा क्यों होता है। उसके बाद में इतने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जिनमें से एक इंपॉर्टेंट बताया था, एक तो कोइनेज मेटल वाला, मुद्रा धातुएं, उसके साथ में आदर्श धातुएं, गैसीय तत्व कौन कौन से थे, द्रवित तत्व कौन कौन से थे, उनको छोड़कर 78% ठोस तत्व थे, 94 तत्व प्राकृतिक होते हैं, और प्रतिनिधि तत्व कौन से होते हैं, सेतु तत्व कौन से होते हैं, विकर्ण संबंध किस किस में पाया जाता है, अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, विद्युत धनात्मकता सबसे ज्यादा किसकी है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसकी है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है तत्वों का वर्गीकरण। किसकी बात कर रहे हैं? तत्वों का वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। तो तत्वों का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो तत्वों को देखो ब्लॉक के आधार पर पढ़ेंगे अपन। पहला कौन से पढ़ेंगे? ब्लॉक के आधार पर। किसके आधार पर? ब्लॉक के आधार पर। और अपने पास में जो ब्लॉक है वो कितने हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक अपने पास में।
एस ब्लॉक कौन सा होगा? जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरा जाता है, जिसका पी में भरा जाता है पी ब्लॉक हो जाएगा, जिसका डी में भरा जाता है डी ब्लॉक हो जाएगा, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में भरा जाता है एफ ब्लॉक हो जाएगा। एस ब्लॉक जो है इसमें अपने पास में दो ग्रुप है। पहला ग्रुप है वो है फर्स्ट ए या फिर पहला। एस ब्लॉक में दूसरा जो है वो है सेकंड ए, जिसको आप बोलते हो दूसरा वर्ग है। जो पहला वर्ग है इसके एलिमेंट्स की कल्ट्रिक बताई थी, तो पहले वर्ग के तत्वों को क्या बोला जाता है ये इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखोगे क्षारीय धातु, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? क्षारकीय होती है, क्षारीय होती है, इसलिए इनको बोला क्षारीय धातुएं। दूसरे वाले को बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्यों बोला जाता है? क्षारीय इनका गुणधर्म है और इनके अधिकतम ऑक्साइड आपको मृदा से प्राप्त होते हैं, इसलिए बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु, और क्षारीय को बोला जाता है एल्कलाइन मेटल। उसके बाद में आते हैं पी ब्लॉक पे। तो पी ब्लॉक में अपने पास में जो ग्रुप आता है वो आता है थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और जीरो ग्रुप, जिसको आप बोलते हो 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां ग्रुप। 13वां ग्रुप जो है इसको बोला जाता है बोरोन परिवार। 14वां है इसको बोला जाता है कार्बन परिवार। 15वें को बोला जाता है नाइट्रोजन परिवार। 16वें का है ऑक्सीजन परिवार। 17वें को बोला जाता है फ्लोरीन परिवार, और शून्य ग्रुप को बोला जाता है अक्रिय, या 18वें वर्ग को बोला जाता है अक्रिय गैस समूह। यहां पर कुछ वर्ग का नाम दूसरा रखा गया, वो इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन परिवार का नाम है वो है निक्टोजन परिवार। क्यों बोला गया है ये भी इंपॉर्टेंट है कि निक्टोजन ही क्यों बोला है? तो देखो निक्टोजन का मतलब होता है दमघोटू, और इनके जो तत्व है उनकी प्रॉपर्टी कैसी है? ये दमघोटू है, यानी इनकी ज्यादा अमाउंट हो जाती है तो अपना सांस घुटने लगता है। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन परिवार को बोला जाता है कैल्कोजन, या कई जगह आप चाल्कोजन भी पढ़ोगे। तो कैल्कोजन का मतलब होता है, इसको बोलते हैं ओवर फॉर्मिंग, यानी अयस्क बनाने वाले। तो ऑक्सीजन परिवार के जो तत्व वो अधिकतम आपको अयस्कों में दिखेंगे, ऑक्सीजन परिवार के तत्व, इसलिए इसको बोला जाता है अयस्क बनाने वाले तत्व यानी कैल्कोजन। जो फ्लोरीन परिवार है इसको बोला जाता है हेलोजन, क्योंकि हेलोजन का मतलब होता है, इसमें दो शब्द दिख रहे होंगे हेलो प्लस जन, तो हेलो, हेलो शब्द का मतलब होता है, यहां नहीं बायोलॉजी में बहुत सारी जगह पढ़ोगे आप, हेलो का मतलब होता है लवण, जन का मतलब होता है फॉर्मिंग यानी बनाने वाले, और ये क्या बनाते हैं? लवण बनाने वाले कौन से होते हैं? हेलोजन। जैसे आप NaCl खाते हो तो क्लोरीन हेलोजन परिवार का सदस्य है और लवण बनाता है, तो ये लवण बनाने वाले होते हैं, इसलिए इनका नाम होता है हेलोजन परिवार यानी लवण बनाने वाले परिवार। अब हेलो का मतलब क्या बताया मैंने? लवण। तो आप देखिए आपके पास में क्वेश्चन भी आता है
कि ऐसे जीव जो लवण में रहना पसंद करते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो आप बताते भी हो हेलोफाइल। क्या बताते हैं? हेलोफाइल। अब आते हैं डी ब्लॉक पे। किस पे आते हैं? ये आते हैं डी ब्लॉक। जो डी ब्लॉक है इनको बोला जाता है संक्रमण धातु। क्या बोला जाता है? संक्रमण धातुएं, या फिर मैं बोलूं ट्रांजिशन मेटल्स। कुछ है जिनको ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बोला जाता है। तो पहली चीज तो कौन से को बोला जाता है, तो ध्यान रखना जिनके डी में 0 और 10, जिनके डी में क्या हो 0 और 10 इलेक्ट्रॉन होता है उनको क्या बोला जाता है? नॉन ट्रांजिशन। और बाकी सबको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन। पर वो जरूरी नहीं है कि तत्व के रूप में हो, आयन के रूप में भी हो सकता है कि उसके आयनिक रूप में भी क्या होना चाहिए? डी के अंदर 0 होना चाहिए या फिर कंप्लीटली फुलफिल होना चाहिए। तो इसका एक्सेप्शन है जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये संक्रमण धातुएं नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। और इनको वाष्पशील तत्व भी कहते हैं। क्या बोला जाता है? वाष्पशील तत्व भी बोला जाता है, वोलेटाइल भी बोला जाता है। उसके बाद में आते हैं एफ ब्लॉक पे। एफ ब्लॉक को बोला जाता है अंतः संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। क्यों बोला जाता है? तो ये अपन एटॉमिक साइज में प्रूफ भी कर देंगे। और यहां पर एफ ब्लॉक के अंदर कौन कौन से आते हैं? 2 कैटेगरी बताई थी एफ ब्लॉक में, लेंथेनॉइड और दूसरी बताई थी एक्टिनॉइड। 58 to 71, 90 to 103। और यहां पर एक चीज और बताई थी कल, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। किसने दिए थे? टी सीबोर्ग ने। और सीबोर्ग के नाम पे एक तत्व भी आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है, सब कुछ कल बताया था, 106 नंबर पे। नाम क्या है? सीबोर्गियम। इस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, किस लिए? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स के डिस्कवरी के लिए। तो ट्रांस यूरेनियम कौन कौन से थे? एक मतलब यूरेनियम के बाद में आने वाले एलिमेंट, और नंबर भी बताया था मैंने 94 to 102। ध्यान रखिए ये सब एनसीईआरटी के डेटा है। अब देखो एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में से कभी कभार सामान्य सूत्र भी पूछा जा सकता है, जो कि पिछली साल जेट में डी ब्लॉक का फॉर्मूला आया था। तो आप ध्यान रखिए एस ब्लॉक का सामान्य सूत्र होता है NS122, जो कि मैंने N+L रूल में बताया था। पी ब्लॉक का होता है NS2 NP126। डी ब्लॉक का फॉर्मूला होता है NS022 N-1 D1210। एफ ब्लॉक का जो फॉर्मूला होता है वो था N+L रूल में कंप्लीटली प्रूफ भी किया हुआ है, वो था N-2 F1214 N-1 D021 और NS2 और NP जो खाली था। तो क्या था? NS2 N-2 F1214 N-1 D021। इस प्रकार अपन ने देखा था एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का फॉर्मूला ध्यान रखोगे। सारे का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई सा भी क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। जैसे डी ब्लॉक का सामान्य सूत्र पूछा गया है, ट्रांस यूरेनियम का तत्व कौन से होते हैं उनका पूछा गया है, लेंथिनाइड और एक्टिनॉइड के ऊपर स्टार बना लेना कि कितने नंबर से स्टार्ट होता है, कितने पे खत्म होता है, क्वेश्चन आया हुआ है। हेलोजन में हेलो का मतलब क्या होता है?
लवण बनाने वाले सदस्य यानी हेलोजन परिवार। निक्टोजन किसको बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना नाइट्रोजन परिवार को याद भी कर सकते हो, N फॉर नाइट्रोजन, N फॉर निक्टोजन, पर स्पेलिंग ध्यान रखना P से स्टार्ट होती है, P साइलेंट होता है लेकिन नाम से पता चलेगा N फॉर नाइट्रोजन, N फॉर निक्टोजन। ऑक्सीजन में परिवार का नाम क्या है, कैल्कोजन परिवार, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, अयस्क बनाते हैं। फ्लोरीन परिवार का दूसरा नाम क्या है, हेलोजन परिवार, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। जीरो ग्रुप का नाम क्या है, अक्रिय गैस समूह, या बोल सकते हो आप इनर्ट गैस ग्रुप, या नोबल गैस ग्रुप, या फिर शून्य गैस समूह। इस प्रकार ब्लॉक के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। चलो अभी एक बार अपन पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं, जो भी पढ़ा था उसको अप्लाई कर लेते हैं। और पीरियोडिक टेबल आपके पास में बोर्ड के ऊपर अपीयर हो रही है, एक मिनट। दिखाओ, कमेंट दिखाओ। कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हो, कौन से फॉर्मूले? अच्छा अच्छा, बता दिया, वापस बता दिया। हाँ, तो कल जिन्होंने भी कमेंट किया था कि एक बार फॉर्मूला वापस बताना, तो इसके वीडियो के शुरू में मैंने वापस वो फॉर्मूला बता दिया था, एक बार वापस बता देता हूँ। यदि आवर्त की संख्या विषम होती है तो आप फॉर्मूला लगाओगे 2 कोष्टक n+1/2 का होल स्क्वायर, और यदि आवर्त की संख्या सम होती है तो आप फॉर्मूला लगाओगे 2 कोष्टक n/2 + 1 का होल स्क्वायर। इससे आप बता सकते हो कौन से आवर्त में कितने तत्व है। और जहां से आप जा रहे हो तो ध्यान रखना, आपको इतना ध्यान रखना है कौन से आवर्त से आप जा रहे हो उसका ध्यान रखना। जैसे तीसरे से फोर्थ में जा रहे हो तो n की वैल्यू आप 3 रख लोगे, पांचवें से छठवें में जा रहे हो तो 5 आप वैल्यू रख लोगे। अब देखो आज के जितने भी पॉइंट थे उन सबको अप्लाई करते हैं। आज के पॉइंट कौन कौन से थे? नंबर 1 चीज मैंने कुछ आपको लिक्विड एलिमेंट बताए थे, आप ध्यान रखिएगा, फ्रेंसियम, उसके बाद में आपके पास मरकरी था और ब्रोमीन था, जिसका कलर भी आप देख रहे हो चेंज किया हुआ है। तो ये क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। इसके अलावा सीजियम भी, एक एलियम भी है। 3 आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखने, ब्रोमीन, मरकरी और फ्रेंसियम। गैसियस एलिमेंट की बात करें तो देखो आपके पास में ये रहे 6 तो मैंने बताई थी आपको इनर्ट गैस है। उसके बाद देखो क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एक ये रहा हाइड्रोजन। ये सारे कैसे हैं? गैसियस एलिमेंट है। उसके अलावा सारे के सारे आप क्या देख सकते हो, 78% क्या है? धातुएं हैं। फिर कल अपन ने वीडियो में देखी थी उपधातुएं, यानी लेवोशियर का जब अपन ने वर्गीकरण पढ़ा था उस टाइम मैंने ट्रिक बताई थी, बसी, आस, ते, सब, गए, पोकर जी एंड अटला जी। तो आप देख सकते हो एक एलिमेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इनको देख सकते हो आप एक दूसरे के विकर्ण पर है। इसको देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। तो एक दूसरे के देखो विकर्ण पे है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि उपधातुएं होती है तो आपको बताना है एक दूसरे के विकर्ण पर उपस्थित होती है। और आप भी देख सकते हो बोरोन से सिलिकन, सिलिकन से आर्सेनिक, आर्सेनिक से टुल्यूरियम, टुल्यूरियम से एस्टेटिन, जर्मेनियम से एंटीमनी, एंटीमनी से पोलोनियम। पोलोनियम के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? पोलोनियम के सबसे अधिक क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं। उसके साथ में अपन ने अभी देखा था
कौन कौन सी, एक तो सिल्वर, एक एल्यूमिनियम, ये ओरम और एक प्लेटिनम, इन तीनों को क्या बोला जाता है? आदर्श धातुएं, क्योंकि ये बहुत ही कम क्रियाशील होती है। इसके साथ में सिल्वर, गोल्ड प्लस कॉपर, देखो ये रहा, एक ही साथ पूरे एक ही समूह के अंदर है, इनको क्या बोला था? कॉइनेज मेटल, यानी जिनसे क्या बनाए जाते थे? राजा महाराजा क्या बनाते थे? मुद्रा बनाते थे। वो किस किस की बनी थी? सोना, चांदी और तांबे की बनी हुई थी। उसके बाद में देखो ये अपना, एक तो ये, एक हीलियम और ये सारे तत्व है, ये किसके हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट है। उसके अलावा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोला था सेकंड ग्रुप को क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातु। क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातु, केवल बेरिलियम को छोड़कर। अब ये आवर्त सारणी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं बहुत सारे चैप्टरों की चीजें एक साथ कवर कर रहा हूं ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। इसको जब आप एस ब्लॉक वाला चैप्टर खोलोगे, उसमें तीसरे या चौथे पेज के ऊपर आप देखोगे आपके पास में एस ब्लॉक का सेकंड वर्ग आएगा। उसमें क्या हेडिंग डाली हुई है? मृदा क्षारीय धातु, और वहां पर साफ साफ लिखा है, चैप्टर के शुरू में लिखा हुआ है, चैप्टर पॉइंट कहां से स्टार्ट होगा? क्षारीय मृदा धातु से, लेकिन शुरू में क्या लिखा है? बेरिलियम को छोड़कर सभी को क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातु। तो आवर्त सारणी में नहीं है, ये पॉइंट कहां का है? तो आप ध्यान रखोगे एस ब्लॉक का। अब कभी कभार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक मात्रा कौन से तत्व की है? मतलब आवर्त सारणी का कौन सा तत्व है जो अर्थ क्रस्ट, यानी भूमि की जो क्रस्ट है, सतह है, उसमें सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? तो आपको बताना है ऑक्सीजन। अब मैं 3 चैप्टरों की लाइनें एक जगह इकट्ठी करके बता रहा हूं। नंबर 1 चीज, सबसे ज्यादा तत्व पूछ ले कौन सी मात्रा में है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में बताओगे आप सिलिकन। सिलिकन के बाद में सबसे कम एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से कम कौन सा होता है? फेरस। फेरस से कम कौन होता है? कैल्शियम। कैल्शियम से कम कौन होता है? मैग्नीशियम। अब आपको पता नहीं पता होगा कि ये कहां कहां से आए, मैं चैप्टर वाइज बता देता हूं आपको। ऑक्सीजन दिया हुआ है आपके धातु निष्कर्षण वाले चैप्टर में, 12वीं क्लास के चैप्टर में देखा हुआ है। आप धातु निष्कर्षण वाला या मेटलर्जी वाला चैप्टर देख लीजिए, वहां लिखा हुआ ऑक्सीजन, सिलिकन, एल्यूमिनियम और फेरस। तो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन, पर क्वेश्चन इससे पूछा जाए कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है, तो ऑक्सीजन और सिलिकन क्या है? अधातु। तो धातु तत्व में आंसर क्या करोगे आप? एल्यूमिनियम सबसे अधिक पाया जाता है, धात्विक तत्व है। उसके बाद में कैल्शियम और मैग्नीशियम कहां से आया? तो आप एस ब्लॉक के चैप्टर के पहले पेज में ही सेकंड पैराग्राफ में देख लेना, कैल्शियम और मैग्नीशियम लिखा है कि कैल्शियम जो है ये 5 नंबर पे सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है, और मैग्नीशियम 6 नंबर का सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद में सिलिकन, एल्यूमिनियम, फेरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम। धातु का पूछे तो एल्यूमिनियम आंसर देना है, और केवल तत्व की बात करें तो आपको आंसर देना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तत्व की बात कर रहा हूं, कोई दिमाग मत लगा लेना कि सर हमने तो सुना नाइट्रोजन 78% होती है और ऑक्सीजन 20.9% ही होती है। वहां पर गैसों की बात चल रही है, यहां पर तत्व की बात चल रही है। गैस नाइट्रोजन ज्यादा है 78%, लेकिन तत्व क्या कौन सा है? ऑक्सीजन ज्यादा है। मैं इसको आपको प्रूव भी कर देता हूं कि ऑक्सीजन कैसे ज्यादा है। तो अपने को अधिकांश तत्व कहां से मिलते हैं? अधिकांश तत्व कहां से मिलता है? मृदा से, अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, और हर एक तत्व अपने ऑक्साइड में, ऑक्साइड के रूप में आता है। कौन सा तत्व है? कोई सा भी तत्व आप निकालोगे खोदकर तो वो अपने ऑक्साइड के रूप में आता है, और ऑक्साइड के रूप में आने का मतलब है हर तत्व के साथ में ऑक्सीजन आ रहा है। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन हुआ? ऑक्सीजन हुआ। इसका मतलब ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा हुआ, प्रूफ भी कर दिया है। आशा करता हूं कि ये सारे पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आज पढ़ाए हैं, समझ में आए होंगे। कुछ सामान्य सूत्र भी लिखवाए थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के। कोई भी क्वेश्चन आपका हो, आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख दीजिए कि हमारा ये डाउट है, बिल्कुल आपका डाउट सोल्व किया जाएगा। और जिन्होंने भी कमेंट किए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने, बहुत लोगों ने कमेंट भी किए, कुछ लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर भी किए। तो ऐसे ही जुड़े रहें, और केसीपी एग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।